हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। आज हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। पिछले क्लासेस में हमने जेड इफेक्टिव को और बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने रोज कितने एलिमेंट्स और एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है पीरियोडिक टेबल का। आज से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके। साउंड क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। ओके। देखो, एक चीज़ बाबू बहुत हाईली रिकमेंडेड है ना, जब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली पढ़िए। है ना, मतलब डेली पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, है ना। जब आप डेली उसी चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री को डेली नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब आप एक क्राइम कर रहे हैं, और क्राइम का फिर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। है ना, हम लोग कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एलिमेंट्स की, है ना, जो आपके पूरे केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज़ है वो, है ना। तो हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बाबू बेसिकली टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सिलेबस में हैं। और ये इतने बेसिक और फंडामेंटल हैं कि इनके एप्लीकेशंस इसके आगे आने वाले पूरी केमिस्ट्री में होगा। है ना, मतलब एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे कैसे ये एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करते हैं। लेकिन और जो भी ये हम लोग पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप केमिस्ट्री में हमेशा परेशान होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है ना, वो है एटॉमिक रेडियस। है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया जाता है, और एलिमेंट टू एलिमेंट एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है। अगर आपको एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना है, ठीक है, अगर आपको एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक एटम है। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एटम है। ठीक है, हम एटम को एक स्फेयर एज्यूम करते हैं। ठीक है, हम एटम को एक स्फेयर क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो। अभी हम ऑनलाइन क्लास में है, हम बाद में आएंगे, ठीक है। हाँ रहने दो, हम या नीचे ले आओ, नीचे ले आओ।
ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो एटम है वो स्फेरिकल है, और यहाँ पर आपका कहीं न्यूक्लियस है ना, एटम के सेंटर पर यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आप एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोलोगे कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। आपके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये किसी भी एटम का रेडियस कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस। और आप एज्यूम कर रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि एटम जो है वो स्फेरिकल है ना। क्या होता है कि एटम को अगर आप स्फेरिकल मान ले, तो आपकी एनालिसिस बहुत इजी हो जाती है ना। आप फिजिक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो नॉर्मल एजम्पशन में हम हमेशा ये मान लेते हैं कि मेरा एटम जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है, एजम्पशन है ये। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको आप क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस बोलोगे, ठीक है। चलो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि एक एटम का वेल डिफाइंड सर्टेन बाउंड्री नहीं होता। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये। हम एटम को मान जरूर लेते हैं कि एटम स्फेरिकल होगा, लेकिन फिर भी इसका वेल डिफाइंड सर्टेन बाउंड्री नहीं होता। एटम का कोई सेट बाउंड्री नहीं है। जैसे एटम का बाउंड्री होता, सर्कुलर दिखता, तो हम बोलते हैं कि एटम स्फेरिकल दिख रहा है ना। लेकिन इसका कोई वेल डिफाइंड सर्टेन बाउंड्री नहीं होता, है ना। तो ये वाला जो डेफिनेशन है, ये 100% करेक्ट नहीं हो पाया। अगर एटम स्फेयर होता तो हम एटॉमिक रेडियस इस तरीके से डिफाइन करते, है ना। या अगर आपसे कोई पूछ ले कि एटॉमिक रेडियस क्या है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एज्यूमिंग कि आपका एटम क्या है, स्फेरिकल है। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान हो गए कि आखिर हम एटम्स के रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। अगर एटम का कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं, अगर एटम स्फेरिकल है ही नहीं, तो हम एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे कि जो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जा रहा है ना, जो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जा रहा है, हम उसी फॉर्म में उसका रेडियस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑक्सीजन एटम का रेडियस चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलता है, O2 के फॉर्म में नेचर में मिलता है। तो हम O2 मॉलिक्यूल से ही ऑक्सीजन एटम का रेडियस निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्लोरीन एटम का रेडियस निकालना है, तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में। तो हम लोग उस Cl2 मॉलिक्यूल से ही क्लोरीन एटम का क्या करेंगे, रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट्स जो जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, उसी फॉर्म में वी विल ट्राई एंड कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो फिर पता चल फिर ये सोचा गया कि एटम किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम एग्जिस्ट कर सकता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या एक आयनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या फिर एक मेटालिक क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना। और लास्ट में वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन भी होता है एक, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, या एलिमेंट्स जो हैं, या एटम्स जो हैं, वो जनरली एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो वो कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा, या वो आयनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा, या वो मेटालिक क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाएगा, और या नहीं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में बेसिकली वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन लग रहा होगा, वैसे पाया जाएगा। तुम लोग एक एक करके सबका स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हर एक केस में हम लोग किस तरीके से रेडियस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक चमका क्या, एक बार कमेंट करो जल्दी से, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी कमेंट करो, यहाँ तक बातें क्लियर हैं क्या।
यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल को देख लें, है ना। कोवैलेंट मतलब ऐसा होता है, जनरली आप इस सब का टेंशन मत लीजिए, अगला चैप्टर जब आएगा तो हम लोग बहुत डिटेल में कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टाइम बीइंग के लिए आप मान लीजिए कि मॉलिक्यूल में हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल में हमेशा मोर देन वन एटम होगा, मोर देन वन एटम होगा। तो हमारे सिलेबस में हम लोग सिर्फ कैसे मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिनमें दो एटम्स होंगे। ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2, Cl2, O2, है ना, आप HCl, है ना, एटसेट्रा, ये सब समझ सकते हैं। ये सब जितने भी मॉलिक्यूल हैं दो दो एटम के बने। जैसे ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं। ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें क्लोरीन के दो एटम हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो इसमें ऑक्सीजन के दो एटम हैं। तो हमारे सिलेबस में डाई एटॉमिक वाली चीज़ें ही हैं। ठीक है, चलो आओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि एक एटम, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे वो दोनों एटम सेम टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर O2, N2, H2, Cl2, एटसेट्रा। इसमें भी दो एटम हैं और दोनों सेम है, दोनों ही ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन N2 में भी दो एटम है, दोनों ही सेम है, दोनों नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी दो एटम है और दोनों सेम है, दोनों हाइड्रोजन ही है ना। तो इनको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। होमो मतलब सेम। ठीक है, क्लियर है, होमो का मतलब सेम, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, तो ये सारे जो नेचर हैं ये सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं। अभी टाइम बिंग के लिए जितनी बातें हम आपको बताएं उतना सीखने की फोकस करेंगे। ठीक है, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ठीक है, एटम्स जो हैं वो आपके ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लो कि हम अगर मान लें कि ये मेरा क्लोरीन का एटम है, Cl2 मॉलिक्यूल है, तो ये एटम भी क्लोरीन का है और ये एटम भी क्लोरीन का है। ये एटम भी क्लोरीन का है और ये वाला एटम भी क्लोरीन का है। ठीक है, ये हो गया इस वाले एटम का सेंटर और ये हो गया इस वाले एटम का सेंटर। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर देंगे, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये क्लोरीन है और इसको हम बोल देंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल, अरे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। तो हम बोलेंगे ये DClCl है। वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था बाबू। ठीक है, विजिबल है क्या, साउंड क्लियर है, कमेंट कर दो। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि मेरे पास ये एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ना। कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है हम आपको बता देंगे थोड़ा। ठीक है, तो अभी आप टाइम बिंग के लिए समझिए कि आपके पास ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल था और होमोन्यूक्लियर था, मतलब दोनों एटम इसके सेम थे। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स, या इसी को आप Cl2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। CO2 मॉलिक्यूल का क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ भी बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो मॉलिक्यूल में जो दो एटम होंगे उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, है ना। तो आप इसी डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी बोलेंगे।
तो अब अगर आपको इसका रेडियस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जो एग्जैक्टली इनके सेंटर से गुजर रहा होगा। ठीक है, ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला इतना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। तो आप यहाँ से कमेंट कर पाएंगे कि 2 टाइम्स रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम विल बी इक्वल टू DClCl। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 क्लोरीन एटम के रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम निकल जाएगा DClCl डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप दो ऐसे एटम्स जो होमोन्यूक्लियर है, मतलब जो दोनों सेम हैं और वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, आप ऐसे निकालेंगे। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जैसी चीजें होंगी, है ना। आपको देख रहा होगा 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जैसी चीजें होंगी, ये हमेशा ध्यान रखना। ये दोनों सर्कल कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ना सर्कल दूर दूर होंगे। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में ये जो दोनों एटम होंगे वो हमेशा एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट जैसा कर रहे होंगे। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? कितने लोगों को चमक गया? कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी कमेंट करो। हाँ, कुछ नहीं किया है, बस इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्वाइन कर दिया और दोनों को बीच से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? रेडियस मिल गया। ठीक है, वो लोग क्लियर है? ओके, ठीक है। यहाँ अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमको कोई न्यूमेरिकल दे दे, है ना, जैसे मान लो हम बोले कि DClCl जो है दैट इज 1.98 एंगस्ट्रॉम, तो बताओ रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम कितना होगा? तो तुम समझ जाओगे कि ClCl तो होमोन्यूक्लियर है, तो इसी तरीके की चीजें होंगी। तो तुम लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू DClCl। तो यहाँ से रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम कितना हो जाएगा? DClCl डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1.98 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 0.99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वाला जो यूनिट होता है इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर्स, है ना। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो आप बोल सकते हो कि रेडियस 0.99 इंटू 10⁻10 मीटर्स है। सो ऐसे मीटर्स में भी लिख सकते हो। जनरली क्या होता है ना, एटम मॉलिक्यूल ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो इनका जो रेडियस वगैरह भी आता है वो काफ़ी छोटा आता है। काफ़ी छोटा है, 10⁻10 कितना छोटा है? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, यहाँ पे एक और चीज़ देखो। अगर आपके पास कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो आप उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो। जैसे Cl2 को आप लिख सकते हो ऐसे, क्लोरीन Cl क्लोरीन। ये इसी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपको Cl2 मॉलिक्यूल को दिखाना था, तो एक क्लोरीन एटम, दूसरा क्लोरीन एटम, और बीच में ये जो लाइन मैंने बनाया है इसी को आप एक कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके लेंथ को आप क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ, है ना। आप इस बॉन्ड का जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको आप बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। सर 1.98 कहाँ से आया? अरे बाबू, ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है, ये क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है, ये क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है कि क्लोरीन क्लोरीन एटम का DClCl या बॉन्ड लेंथ अगर इतना है तो आप क्लोरीन एटम का रेडियस बताइए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि अगर आप क्लोरीन क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो डाई एटॉमिक है और होमोन्यूक्लियर है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप समझ जाएंगे। अगर आप ये पढ़े हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों रेडियस है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो है वो DClCl के बराबर होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। जैसे मान लो कि हम बोलें कि ए और बी के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है, या ए बी एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी।
ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना। नॉर्मली हम बार बार इतना स्फेयर नहीं बनाते, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ इसी ये जो बीच में जो लाइन खींचा हुआ है, इसी को आप कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इसी के लेंथ को आप बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यहाँ तक कितने बच्चों को चमका? जल्दी बल्ब जलाओ। बल्ब जलाओ अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई तो। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब यहाँ पर डाइएटॉमिक में तो एक मॉलिक्यूल में दो ही एटम होंगे, और हेट्रो का मतलब ये दोनों एटम्स इस बार डिफरेंट होंगे, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCl, है ना, जिसको आप बचपन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCl। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCl। ठीक है, आओ देखते हैं। तो इसको भी करने का यही तरीका रहेगा, है ना। तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका क्लोरीन हो गया। तो ये इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है, आप कोवैलेंट कैटेगरी में पढ़ रहे, तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में, है ना, हम आपको ये बिल्कुल बताएंगे। ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, आप हमेशा ये देखेंगे, हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि कभी भी कोई कोवैलेंट कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर शेयरिंग होता है ना। शेयरिंग होने के कारण ये ओवरलैप करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी उसका ज़रूरत नहीं, अभी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन का एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन छोटा है और क्लोरीन बड़ा है। पिछले बार अगर तुम ध्यान दो तो मैंने दोनों सर्कल्स के साइज सेम बनाए थे, है ना, क्योंकि दोनों सेम एटम थे, दोनों के साइज सेम था। अब यहाँ हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, तो जाहिर सा बात है छोटा होगा। और उसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन जो है वो एक बड़ा एटम है, तो इसलिए मैंने बड़ा छोटा बनाया, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप इसको और इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और इस चीज़ को आप बोल देंगे DHCl, या इसी को आप बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर बीच में एक ऐसा लाइन खींच लोगे, और फिर ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली जाएंगी। ये वाला जो रेडियस होगा इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सेंटर से एकदम बीच से सिमेट्रिकली डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखा गया कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 ऑफ डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी ऑफ HCl। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ध्यान से मेरी बात समझना, पिछले बार आपको ऐसा लगेगा कि इस बार अगर हम RH को ऐड कर दें और RCl को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड करके तो हमको DHCl मिलना चाहिए था, जैसे पिछले बार था। पिछले बार इस क्लोरीन के रेडियस और इस क्लोरीन को रेडियस मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल इसके बराबर था। लेकिन ऐसा क्या हो गया हेट्रो में कि यहाँ पर RH के रेडियस और क्लोरीन के रेडियस को ऐड करने के बाद DHCl नहीं आ रहा, इसमें से देखो माइनस है, मतलब कुछ चीज़ें माइनस की जा रही हैं, है ना। माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके HCl का बॉन्ड लेंथ नहीं आ रहा, उसमें से कुछ और घटाना पड़ रहा है, तब जाकर आपको HCl का बॉन्ड लेंथ आ रहा है ना। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला जो फैक्टर है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कौन सा फैक्टर है और ऐसा क्यों हुआ है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, तो हम HCl को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अभी हम बताए थे किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी चीज़ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। बीच में जो डंडा दिख रहा है वो इसका बॉन्ड है।
होता क्या है बाबू, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है ये? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू attract the shared pair of electron towards itself, है ना। एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो, HCl मॉलिक्यूल बना कैसे होगा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। और अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। बचपन से भी आप लिख सकते हैं इसको 2,8,7, है ना। या आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका वैलेंस शेल ये है, n इज इक्वल टू 3, सबसे आउटर मोस्ट शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, है ना। देखो, क्लोरीन पे मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए, है ना, कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, सॉरी, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं और से मिल जाए तो ये स्टेबल हो सकता है। सिमिलरली क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे दे तो ये स्टेबल हो सकता है ना। तो ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के पास गया और हाइड्रोजन को बोला कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हमको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन बोला कि अगर हम अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देंगे तो तुम्हारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और तुम स्टेबल हो जाओगे, लेकिन मेरे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा और हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन भी जाएगा क्लोरीन के पास और वो बोलेगा कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर हमको दे दो तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबिलिटी या तो 2 इलेक्ट्रॉन से, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन से आएगी। ठीक है, टाइम बिंग के लिए आप समझ जाइए इतना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गया, तो ये क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन के पास 7 के जगह 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो फिर भी स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये दोनों अगर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दें तो इन दोनों में से कोई एक ही स्टेबल हो पाएगा, बाकी वह दूसरा वाला स्टेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थिति में अगर इन दोनों को अपने स्टेबल होना है तो ये एक फेनोमेना करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। ये बोलते हैं हाइड्रोजन और ये बोलता है क्लोरीन कि आओ हम लोग दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें, है ना। जैसे नहीं होता स्कूल में, आप लंच नहीं लेकर आए तो आपका दोस्त लंच लेकर आया है तो आप उसके लंच में से खा लिए, तो सिमिलर बात है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है ना। तो इस तरीके का चीज बनेगा, है ना। इस तरीके का चीज बनेगा और यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हुआ है, इसी के कारण यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है। अब क्लोरीन के सर्कल में देखो 7 और एक हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन हाइड्रोजन वाले सर्कल में क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब यहाँ पर जब हम HCl में यहाँ पर एक बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पर वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन्होंने आपस में क्या किया है? शेयर किया है। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताओ। ये एकदम बेसिक है ना, 9th 10th की केमिस्ट्री है, हम आपको वो बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक 8th और 9th क्लास की केमिस्ट्री है, वो हम आपको बता रहे हैं 9th 10th की। इस तरीके से ये शेयर करके और बॉन्ड बना रहे हैं। ये कितने लोगों को चमक गया, जल्दी कमेंट करो तब हम आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग को, श्रेया, विश्वास,
देखो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया, है ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन पर अब हाइड्रोजन का भी हक हो गया और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन पे अब क्लोरीन का भी हक हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। बोलो यार, क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक बॉन्ड आ गया और इस तरीके से आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या प्रॉपर्टी होती है? यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हम अगर बोलें कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों एलिमेंट में कोई ना कोई ज़्यादा और कम तो होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम नहीं हैं। अगर दोनों एलिमेंट सेम होते तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा क्लोरीन? क्लोरीन करता है कि क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर हुआ है इसको थोड़ा सा अपने तरफ झुका लेता है। देखो, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करना है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना, शेयर वाले इलेक्ट्रॉन से दोनों ने शेयर किए हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपने तरफ झुका लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर थोड़ा क्लोरीन के तरफ चले जाएंगे तो इस पर हल्का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं पार्शियल चार्ज, है ना। पार्शियल चार्ज कहने का मतलब बड़ा हल्का सा चार्ज आएगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन पहले बीच में था, वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ घिसक जाएगा तो क्लोरीन पर हल्का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि वो हाइड्रोजन से हल्का दूर गया तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बाकी जो डिटेल में कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी चैप्टर में आगे डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, बताओ तो। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण ये H और Cl के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव वाले क्या करेंगे? अट्रैक्ट। नेगेटिव नेगेटिव रहा या पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपके पास अट्रैक्शन है और यहाँ अट्रैक्शन आ गया इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जितने नज़दीक एक्चुअली होंगे उससे थोड़ा सा और ज़्यादा नज़दीक होंगे, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण एक और एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आया। मतलब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन थोड़ा और नज़दीक आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेडियस को जोड़ने के बाद भी कुछ चीज़ें माइनस की गई हैं, ताकि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो नज़दीक आ रहे हैं उसका कारण ये फैक्टर है। मतलब ये जो माइनस हो रहा है सब्ट्रैक्शन, ये ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हल्का पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल माइनस जैसी चीज़ें हैं, जिसके कारण चीज़ों में कैसा फोर्स डेवलप हो रहा है? अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एक्चुअली थोड़ा सा और नज़दीक आ रहे हैं। नज़दीक आ रहे हैं तो इनके बीच का एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम होगा, और उसी कम के लिए यहाँ पर माइनस किया गया है। कितने बच्चों को ये पूरी बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को क्लियर है ना। आप सोच रहे थे ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेडियस को ऐड कर देंगे तो ये टोटल बॉन्ड लेंथ आ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इन दोनों को ऐड करने के बाद भी आपको कुछ और माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने के कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन और क्लोरीन थोड़े और नजदीक आ जाएंगे, है ना। तो और नज़दीक आ जाएंगे तो इसीलिए थोड़ा सा फैक्टर माइनस किया गया है। एक्चुअली हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेडियस को जोड़ेंगे, उसमें से कुछ फैक्टर माइनस करेंगे ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स, और फिर जाकर आपको H और Cl के बीच का क्या आएगा? बॉन्ड लेंथ आएगा।
ठीक है। अब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन वगैरह चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली देख देख के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने बनाई है। तो आपके लिए बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। तो आप लिखेंगे आर एच प्लस आर सी एल माइनस 0.09 कॉन्स्टेंट है, और ये जो यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा गया है, ये डेल्टा एक्स कुछ नहीं, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको वो हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नीचे क्लोरीन। इसका होता है 2.1, ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ये 4 और क्लोरीन का फिर 3 होता है ना। ये आप एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ जेई एंड नीट स्टूडेंट, आपको इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। ठीक है, ये 2.1 याद रखना, बाकी यहाँ 1 से चालू होगा और 0.5 बढ़ाते जाना। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और फ्लोरीन का 4 है और क्लोरीन का 3 है। ठीक है, फ्लोरीन का ये जो 4 है ना, ये हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर पूरे पीरियोडिक टेबल का कोई है तो वो फ्लोरीन है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज बाबू आपको याद होने चाहिए ना, आपको हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। या कभी कंपैरिजन भी करना हो कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन, तो ये वैल्यूज याद रहेगा, तो आप हमेशा समझ पाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे मान लो आपके पास पिछले बार आर एच प्लस आर सी एल माइनस 0.09 ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एच सी एल कुछ था, है ना। तो यहाँ पर आप डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, एच सी एल, है ना। तो क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3, और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1, तो कितना आ जाएगा, 0.9। या तुम हाइड्रोजन में से क्लोरीन को माइनस कर लो या क्लोरीन में से हाइड्रोजन को माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, बेसिक मैथ्स, है ना। यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो मॉड तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए आपको, डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, आप किसी में से भी किसी को माइनस कर लीजिए, मॉड लगा है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक डाई एटॉमिक मतलब हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एटॉमिक रेडियस, है ना। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल आपका पूरे तरीके से क्लियर हो गया। एक बार अच्छे से देख लो, होमो का कैसे निकालोगे और हेट्रो का कैसे निकालोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही समझना है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, वो हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि जब भी दो एटम अलग अलग रहेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर तो रहेगी नहीं, उनकी तो कुछ ना कुछ अलग अलग रहेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा, तो उस पर हल्का पार्शियल नेगेटिव और इस पर हल्का पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इनके बीच में अट्रैक्शन आएगा, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक्चुअली थोड़े से कम होंगे, तो एक्चुअली नज़दीक आ जाएंगे। तो जैसे ही नज़दीक आएंगे तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे ये वाला फैक्टर सब्ट्रैक्ट किया गया है ना। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? ये वैल्यूज बाबू आपको याद होने चाहिए, है ना। आज के बाद हम फिर दोबारा ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को सीख लो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
पक्का क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, ठीक है, देखते हैं तुम कितना समझे। अगर हम कंपेयर एटॉमिक रेडियस एंड, ये जो रेडियसेस आप यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, है ना, ये जो रेडियसेस आप निकाल रहे हैं यहाँ पे जो आप आर एच आर सी एल ये सब निकालेंगे, इनको आप बोलेंगे कोवैलेंट रेडियाई। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट रेडियस, क्योंकि ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के रेडियस हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका क्या आंसर देंगे? एटॉमिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में क्या मतलब क्या बोलोगे, है ना? जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दें, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू कोवैलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा कोवैलेंट रेडियस से, एटॉमिक रेडियस छोटा होगा कोवैलेंट रेडियस से, या कैनॉट से। बोल नहीं सकते, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर? मैंने आपको एटम का रेडियस कैसे निकाला जाता है वो भी बताया है, और कोवैलेंट रेडियस तो आप पढ़कर ही आ रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए गलत है। ध्यान से देखो, जब आप एटॉमिक रेडियस डिफाइन कर रहे थे, एटॉमिक रेडियस डिफाइन कर रहे थे, तो आप एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ये रेडियस ले रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप कोवैलेंट रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, तो आप क्या इस यहां से लेकर के, देखो थोड़ा हम अलग डायग्राम बना देते, तुमको समझ में आएगा, देखना थोड़ा ध्यान से। देखो, ये सेंटर है, यहां से अगर तुम यहाँ से अगर तुम पूरा एकदम इसके आउटर पेरिफेरी तक जाते, एकदम लास्ट बाउंड्री तक जाते, वैलेंस शेल तक, आउटर मोस्ट शेल तक जाते, तो आप बोलते इसको एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि एटम का रेडियस ऐसे ही डिफाइन होता है, न्यूक्लियस से लेके एकदम आउटर मोस्ट सर्कल तक का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आप क्या कर रहे हो? आप एक बीच में एक लाइन खींच रहे हो, ठीक है, और कोवैलेंट रेडियाई आपका यहाँ से लेकर के सिर्फ इस लाइन तक का डिस्टेंस हो रहा है। तो ये ब्लू वाला जो है ये आपका कोवैलेंट रेडियाई है, और ये बड़ा वाला येलो जो है वो आपका एटॉमिक रेडियाई है। तो आप ये बोलोगे कि एटॉमिक रेडियाई हमेशा बड़ा होता है किससे? कोवैलेंट रेडियाई से। आप समझने की कोशिश करो, आपने एटॉमिक रेडियस कैसे, कोवैलेंट रेडियस कैसे लिया? आपके पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल जैसी चीजें थी, आपने बीच से एक सिमेट्री लाइन गुजारा, है ना, फिर ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस। जबकि एटॉमिक रेडियस के लिए मैंने आपको डिफाइन किया था कि न्यूक्लियस से एकदम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, ये येलो वाला जो दिख रहा है, ये एटॉमिक का रेडियस, एक एटम का रेडियस है ना। लेकिन कोवैलेंट रेडियस जब आप निकाल रहे हो, तो आप यहाँ से सिर्फ इस डॉटेड वाले लाइन तक का डिस्टेंस ले रहे हो, तो कोवैलेंट देखो छोटा है और एटॉमिक रेडियस बड़ा है। तो आप हमेशा ये रिलेशन बोल सकते हो कि एटॉमिक रेडियस विल बी ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। चमका क्या? बोलो। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन हो जाए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है, ये भी आपका कोवैलेंट मॉलिक्यूल के ही अंदर आता है, ठीक है। क्या मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में? देखो ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ कार्बन और कार्बन है,
ठीक है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कितना कैसा बॉन्ड है, सिंगल। यहाँ मैंने कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनाया है, तो बोलेंगे डबल। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में मैंने कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो ये ट्रिपल। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो, यहाँ एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हुए होंगे और 2 इसमें शेयर हुए होंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, किसका जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। एक ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, जैसे जैसे बाबू आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करते जाते हैं, आपके जो एटम्स हैं वो और क्लोज आते जाते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट तुम ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन ऐसा होगा, जब 2 बॉन्ड बनेंगे तो कार्बन थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनने लगेगा तो एटम्स थोड़े और नज़दीक आ जाएंगे। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करते जाते हैं, 2 एटम्स जिनके बीच में वो बॉन्ड बन रहा है वो नज़दीक आते जाते हैं। क्या होंगे, नज़दीक आते जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, थोड़ा अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो ये थोड़े इतने दूर होंगे मान लो। जब डबल बनेगा तो थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे और जब ट्रिपल बनेगा तो थोड़ा और नज़दीक आ जाएंगे। इस तरीके का सोचो, सिंगल बॉन्ड है तो दूर है, डबल बॉन्ड बना, ज़्यादा बॉन्ड बना तो थोड़े नज़दीक आ गए, ट्रिपल बॉन्ड बना तो और नज़दीक आ गए। तो ऐसा सोचो, अगर आप इसको एटम के रेस्पेक्ट में सोचोगे तो इसके जो एटम्स होंगे इस तरीके का, तो यहाँ मान लो ये सी है, ये सी है, तो इनका इतना बड़ा बॉन्ड लेंथ है, ये वाला बॉन्ड लेंथ इनका इतना बड़ा है। यही चीज़ यही चीज़ अगर ये थोड़ा और नज़दीक आ जाए, ठीक है, ये थोड़ा और नज़दीक आ गया क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहा है ना, तो इनका जो न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, सेंटर टू सेंटर, ये जो डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे ये और नज़दीक आ जाएंगे, ये और एकदम नज़दीक आ जाएंगे, इस तरीके से सोच लो। तो इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा मान लो, वो ये हो जाएगा, है ना। समझाने के लिए बस आपको एक डायग्राम बना रहे हैं। तो ये वाला लेंथ अगर हम बोलें डी सी सी सिंगल का, ये हम बोले डी सी डबल बॉन्ड सी का, और ये हम बोले डी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सारे क्या हैं, डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ हैं। बताओ इनका ऑर्डर क्या आएगा, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा। ये वाला सबसे बड़ा होगा क्योंकि एटम यहाँ सबसे ज़्यादा दूर दूर है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे एटम्स नज़दीक आते जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि डी सी सी सबसे ज़्यादा होगा, फिर डी सी डबल बॉन्ड सी और फिर डी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये ऑर्डर आएगा किसका, बॉन्ड लेंथ का। तो रेडियस का भी यही लेंथ आएगा, क्योंकि रेडियस आपको कैसे मिलेगा, देखो ये दोनों सेम एटम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो आप पहला वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कार्बन कार्बन विल बी इक्वल टू डी सी सी, है ना। 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कार्बन, आप यहाँ से एक लाइन पास करोगे, इसको आर सी बोलोगे, इसको आर सी बोलोगे, 2 आर सी ऐड हो जाएंगे तो डी सी सी के बराबर होगा। तो आर सी जो होगा वो डी सी सी बाई 2 ही होगा, और डी सी सी अगर इसका सबसे बड़ा है तो इसका रेडियस भी सबसे बड़ा आएगा, बेसिक मैथ से, है ना। इसका मतलब आप ये बात हमेशा कंपेयर कर सकते हो कि सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में एटम का रेडियस सबसे बड़ा होगा, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स का रेडियस उससे छोटा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में सबसे होगा। या बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये दोनों ऑर्डर सेम ही है, तो ये सेम ऑर्डर हो गए। चमका क्या, चमका क्या, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट ये याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे बॉन्ड्स बनते जाते हैं बाबू,
एटम्स जो है वो नज़दीक आते जाते हैं। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इतना दूर रहेगा, डबल बॉन्ड बना तो थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना तो थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा। जैसे जैसे आपके बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटम्स जो है वो नज़दीक आते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बताओ। ठीक है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, इसका बताओ, आंसर बताओ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? हाँ, सिंगल वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। हाँ, यही ऑर्डर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड्स बनते जाएंगे, ये सिंगल वाला नाइट्रोजन नाइट्रोजन इतना दूर है, तो डबल बल वाला इससे थोड़ा नजदीक आएगा, ट्रिपल वाला और नजदीक आ जाएगा। तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ जो है, या डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स जो है वो कम होता जाएगा, वही तो बॉन्ड लेंथ है। बिल्कुल सही। एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, यहीं पे देख लो बाबू, ठीक है। एक और फैक्टर है साइज का, ठीक है, एक और फैक्टर है साइज का। ठीक है, जैसे देखो हम क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे मान लो हम आपसे पूछें कि H2 मॉलिक्यूल में और Cl2 मॉलिक्यूल में, है ना, H2 और Cl2 मॉलिक्यूल में किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा? किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा? थोड़ा सोचो। ये भी आपका होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक है, ये भी आपका होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक है। इन दोनों H2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल में से किन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? हाँ, Cl2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। वेरी गुड। कैसे समझेंगे इसको? देखो समझना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक छोटा एलिमेंट है। मान लेते हैं ये मैंने एक हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, तो यही इनके बीच का बॉन्ड लेंथ आएगा। आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ है ये किसका? या DHH है ये। ठीक है, लेकिन आपके पास कंपैरेटिवली क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन बड़ा है यार। क्लोरीन जो है वो बड़ा वाला है, बड़ा वाला, है ना, थोड़ा सा बड़ा वाला है। तो यहाँ पर इसका सेंटर, यहाँ इसका सेंटर, तो आप ये ज्वाइन करोगे, तो ये जो चीज़ आएगा ये DCl आएगा। तो जाहिर सा बात है, दिख ही रहा है कि ये बड़ा है इससे, है ना। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बड़ा है। ऐसा समझो कि ये दो क्रिकेट के बॉल हैं और ये दो फुटबॉल है।
है ना। दो क्रिकेट के बॉल हैं, छोटे छोटे हैं, तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस भी छोटा होगा। और ये दोनों बड़े बड़े बॉल हैं, तो इनके सेंटर सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप ये भी एक कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर कंपैरिजन कभी साइज में हो जाए, आपको दिख रहा है कि ये एटम छोटे साइज का है, ये एटम बड़े साइज का है, तो जो एटम बड़े साइज के होते हैं वो जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनके उनका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। ठीक है। जैसे देखो, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम कल ही आपको बताए थे, ये हमेशा याद रखना, कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन F2 Cl2 Br2 और I2। इन मॉलिक्यूल्स में आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए, F2 Cl2 Br2 और I2 में बॉन्ड लेंथ क्या करिए, कंपेयर करिए। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे आपका साइज बढ़ता जाएगा। हम पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी, आगे बताएंगे ये चीज़, लेकिन अभी टाइम बिंग के लिए तो मान सकते हो ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का, है ना। तो आयोडीन, तो इस तरीके से सोचो, फ्लोरीन छोटा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा, ये क्लोरीन थोड़ा उससे बड़ा होगा, ब्रोमीन थोड़ा उससे बड़ा होगा और आयोडीन इतना बड़ा होगा, है ना। ये आपका F2 है, ये आपका Cl2 है, ये आपका Br2 है और ये आपका I2 है। तो आप सबका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे, है ना। तो जाहिर सा बात है, डी ऑफ आई आई विल बी ग्रेटर दैन डी ऑफ बी आर बी आर, विल बी ग्रेटर दैन डी ऑफ सी एल सी एल एंड विल बी ग्रेटर दैन डी ऑफ एफ एफ। तो यही ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो उस मॉलिक्यूल में उस एटम का रेडियस भी बड़ा होगा। तो ये वाला फैक्टर भी आप आराम से समझ सकते हैं, सॉरी। ठीक है। तो मैंने आपको कितने कॉन्सेप्ट सिखाया अभी तक एटॉमिक रेडियस में? पहला होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, फिर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, फिर आपको सिंगल डबल ट्रिपल का कॉन्सेप्ट सिखाया, और फिर आपको ये भी सिखाया कि जैसे जैसे एटम के साइज बड़े होते जाएंगे, बड़े एटम्स अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं तो बड़े साइज के कारण उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, तो उनका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वेरी गुड। चमक गया क्या यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्स एक्स का बॉन्ड लेंथ है 1.00 एंगस्ट्रॉम, सी सी का बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स है 3 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है 2। तो हमको देन फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करो, ट्राई करो, इसको सॉल्व करो, है ना। सी एक्स, दिस इज हेट्रो डाइएटॉमिक, ये हेट्रो डाइएटॉमिक है। ठीक है, ट्राई करो, इसको ट्राई करो। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 1.54। ट्राई करो, तब तक हम थोड़ा पानी पी के आते हैं।
कैसे करेंगे? तो हेट्रो है तो डी सी एक्स विल बी इक्वल टू आर एक्स प्लस आर सी माइनस 0.09 ऑफ डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला होगा। आर एक्स कैसे निकालोगे? आर एक्स विल बी डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो होमो है। होमो में रेडियस कैसे निकलता है? बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1 का आधा 0.5 एंगस्ट्रॉम, और आर सी हो जाएगा डी सी सी डिवाइडेड बाई 2, 1.54 का आधा कितना होगा बाबू? ये 0.77, क्या 70 70 140 और फिर 7 7 14, ठीक है 0.77 एंगस्ट्रॉम। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 का 3 है, 1 का 2 है, तो 1 आएगा माइनस करने पर। तो डी ऑफ सी एक्स आ जाएगा 0.5 प्लस 0.77 माइनस 0.09 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 0.7 प्लस 0.5 विल बी 1.27 माइनस 0.09, तो डी सी एक्स कितना हो जाएगा? 1.18 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ आएगा क्या? चेक कर लो, कैलकुलेशन वगैरह अगर सही रहे तो यही आना चाहिए। हम देख लेते हैं बुक में क्या आंसर दिया है। कहाँ चला गया? ठीक है, ठीक है ना, ध्यान से है ना, देख लेना, बाकी तो कैलकुलेशन है इजी है। तो जो फॉर्मूला मैंने लगाया था उस पर देखो, इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सिंपल सिंपल। टेंशन मत लो, ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट हम आपको जो पढ़ाएंगे वही पूछा जाएगा, पहला बात। और दूसरा, इस टाइप के छोटे मोटे फॉर्मूला पुटिंग ही न्यूमेरिकल आते हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, बेसिक चीज़ें याद रहेंगी तो कर लोगे, ठीक है। चलो, तो कोवेलेंट रेडियाई खत्म करने के बाद अब हम लोग करेंगे आयनिक रेडियस। क्या करेंगे? आयनिक रेडियस, है ना। तो जब आप आयनिक रेडियस की बात करोगे तो यानी यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हैं, और आयंस दो तरीके के होते हैं, एक को आप बोलते हैं कैटायन और एक को आप बोलते हैं एनायन। कैटायन मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको कैटायन और एनायन का बेसिकली क्या देखना है? रेडियस देखना है, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम एक एलिमेंट है, ये न्यूट्रल है, तो इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अब इस पर क्या हो जाएगा? Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे समझो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 थे, प्रोटॉन भी इसके पास 11 थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10, और प्रोटॉन कितने बचे? 11। तो अब आपको कंपेयर करना है कि सोडियम एटम का रेडियस बड़ा होगा या Na प्लस कैटायन का रेडियस बड़ा होगा, या कौन बड़ा कौन छोटा होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचिए, ठीक है। मान लो इसके पास ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के पास टोटल 11 प्रोटॉन है, ठीक है। और आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, या इस एटम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी 11 प्रोटॉन हैं और पहले बार में 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल वाले केस में। तो बेसिकली क्या है कि ये 11 प्रोटॉन मिलकर इस 11 इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हैं, है ना। 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे। सोडियम एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और उसके एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑपोजिट चार्ज के हैं। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। अब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन तो बाबू अभी भी 11 ही बचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे?
10 इलेक्ट्रॉन बचे। तुम हमको बस इतना बता दो कि इस बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है पहले से या डिक्रीज हुआ है, इतना हम जानने में बस इंटरेस्टेड है। अगर तुम इतनी बात समझ गए तो तुम सारी बातें समझ जाओगे, है ना। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे और अब 11 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बिल्कुल सही, इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अब ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और कस के पकड़ेगा, तो और कस के पकड़ेगा तो बताओ रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? ये रेडियस ऑफ Na हो गया और ये रेडियस ऑफ Na प्लस हो गया। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, कौन सा रेडियस बड़ा होगा या कौन सा रेडियस छोटा होगा? बताओ। ये बहुत सिंपल है, पहले 11 लोग मिलकर 11 आदमी मिलकर 11 दूसरे 11 आदमी को खींच रहे थे, ठीक है। अब 11 आदमी मिलकर 10 आदमी को खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खींच लेंगे। बिल्कुल सही, Na प्लस का जो साइज है वो छोटा होगा। अब वो देखो इनके इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, यानी अब ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो ये रेडियस छोटा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ Na विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Na प्लस। चलो अब मान लेते हैं इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, हम इसको Na+2 कर दें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कर लिया तो क्या होगा अब बताओ। अब अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9। और प्रोटॉन तो क्या, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, उसका नंबर कभी चेंज नहीं करेगा, है ना। चार्जेस जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अंदर बाहर होने से आती है। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 से घट कर 9 हो गया। बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अब 11 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका और इंक्रीज कर जाएगा, तो रेडियस ऑफ Na+2 क्या हो जाएगा? और गिर जाएगा, और कम हो जाएगा। तो आपसे ऑर्डर पूछे तो आप ये लिख सकते हो, सबसे बड़ा सोडियम का रेडियस होगा, फिर Na प्लस का रेडियस होगा, फिर Na+2 का रेडियस होगा। तो आप यहाँ से एक बात कमेंट कर सकते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे रेडियस कम होता जा रहा है। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे रेडियस घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, जबकि प्रोटॉन तो उतने ही नंबर में है, तो उतने प्रोटॉन अब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे और खींचने से इनका जो रेडियस है वो कम होता चला जाएगा। अरे बोलो ना, चमका क्या? बोलो बाबू, बोलो 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 बोलो। जल्दी बल्ब जलाओ अगर चमक गया तो। जल्दी बल्ब जलाओ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, थोड़ा देखना है इसको, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था Na और Na प्लस और Na+2, ठीक है। इस तरीके से मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश की Na प्लस और Na+2 में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, एक्चुअली जब हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है कि अगर रेडियस का कंपैरिजन किया जाए, है ना, हम रेडियस की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये वाला ऑर्डर आएगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो आपका रेडियस तो कम ही होता जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे रेडियस कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज करेगा, यहाँ पे भी डिक्रीज करेगा। देखो हम ऑर्डर नहीं पलट रहे, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस घटता जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डिक्रीज का अमाउंट है, इस केस में डिक्रीज का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, मतलब Na से Na प्लस जाने में रेडियस कुछ ज़्यादा ही ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज तो Na प्लस से Na+2 में भी करेगा, लेकिन ये डिक्रीज उतना ड्रास्टिक नहीं है जितना ये डिक्रीज ड्रास्टिक है। अब ऐसा क्यों, है ना, थोड़ा समझते हैं। तो तुम थोड़ा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2
2p6 3s1 11, है ना। और ये इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तुम हमको थोड़ा सोच कर और देख करके बताओ कि तुमको इसमें और इसमें किस चीज में चेंज नजर आ रहा है ना। मैंने आपको हमेशा बताया है, बेसिक जनरल केमिस्ट्री में भी बताया था आपको, बट जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सबसे बाहर वाला निकलता है, या इलेक्ट्रॉन ऐड भी होगा तो सबसे बाहर में ही ऐड होगा। तुम हमको बताओ कि इसमें और इसमें एक सबसे मेजर चेंज क्या दिखा, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या चीजें चेंज हो रही हैं, थोड़ा बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो n=3 में था, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या शेल है वो n=2 बचा। तो यहाँ पर बाबू शेल का चेंज हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, शेल का चेंज हो गया। मतलब आपके पास तीन तीन लेयर थे, है ना। जैसे देखो हम बता रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल था। जब तक आप पहले सेल से यहाँ तक जा रहे हैं, है ना, सेंटर से लेके पहले सेल, तो ये मान लो आपके पास ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, तो n=3 था, तो ये आपका रेडियस था, है ना, रेडियस ऑफ Na था मान लो। लेकिन जब आपने Na+ का किया तो आपका पहला शेल तो निकल गया, सॉरी आउटर मोस्ट शेल जो था वो तो निकल गया, n=3 खत्म हो गया, अब n=2 बचा, तो ये वाला हो गया। तो ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ Na+ का, है ना। एक डायग्राम से समझने की कोशिश करो। Na में आउटर मोस्ट शेल 3 था, तो ये बड़ा वाला येलो वाला था रेडियस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो शेल तो खत्म हो गया, अब वैलेंस शेल कौन सा बचा, n=2, तो ये हो गया रेडियस। तो तुम देखोगे कि जब कभी भी शेल का चेंज हो जाए, है ना, जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हैं, निकालते निकालते आप ऐसे स्टेज पर पहुंचे जहां पर आपका शेल ही चेंज हो गया, है ना। आप n=3 से n=2 पर आ गए, n=4 से आप n=3 पर आ गए। इस तरीके से जब शेल चेंज होगा तो आपका साइज जो है वो ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये यहाँ पे जो ड्रास्टिक डिक्रीज है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शेल चेंज हो जा रहा है, n=3 से n=2 आ रहा है। अब इसके बाद तुम Na+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Na+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, है ना। तो ये क्या होगा, 1s2 2s2, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे बाहर वाले से निकलेगा, ये 2p5 हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाने पे ये वाला इफेक्ट लगेगा, ये वाला इफेक्ट तो लग ही रहा है, लेकिन क्या यहाँ से यहाँ जाने पे शेल चेंज हुआ, इसका भी आउटर मोस्ट शेल 2 ही था और इसका भी आउटर में शेल 2 ही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में शेल का चेंज नहीं हो रहा। तो जब जब शेल का चेंज नहीं होगा, जब तब रेडियस जो है वो उतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कितने लोग को चमक गया ये, कितने लोगों को चमक गया, जल्दी बताओ। ठीक है, तुम हमको बताना, ठीक है। Mg है, Mg+2 है, सॉरी Mg+ है, Mg+2 है और Mg+3 है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेडियस तो कम होते ही जाएगा, है ना, मतलब ये ऑर्डर आएगा। लेकिन हम यहाँ जानने में है कि ड्रास्टिक चेंज कहाँ से कहाँ आएगा, ड्रास्टिक चेंज इन रेडियस कब आएगा, हम ये जानने में इंटरेस्टेड है। हम मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज बढ़ाते चले जा रहे हैं, तुम हमको बताओ कि कहाँ से कहाँ जाने में, Mg से Mg+ जाने में, या Mg2+ से Mg3+ जाने में, या Mg+ से Mg+2 जाने में, किस वाले चेंज में मतलब कहाँ से कहाँ जाने में रेडियस का जो चेंज है वो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक आएगा। मतलब आपको ये बताना है, ये चेक करना है कि कब इसका शेल चेंज हो रहा है, कब इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते आप एक शेल अंदर आ जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान से, हड़बड़ाओ नहीं, तुम हड़बड़ाओगे तुमसे गलती हो जाएगा, सबका गलत, सबका गलत। हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, हम यहाँ क्वेश्चन समझा ही रहे होते हैं, आप आंसर लिखने रहते, तो ऐसा ही होगा ना। आराम से तुम सोचो, ऐसे ऐसे सोचो कि किस में चेंज होगा,
जब हम नहीं हड़बड़ा रहे तो तुम क्यों हड़बड़ा रहे हो? नहीं संजीत, गलत है आंसर। देखो तुम क्या लिखे हो। अब एक एक करके सब बोल ही दो, कोई ना कोई तो आंसर होगा ही। इसका करेक्ट आंसर आएगा Rmg+2। देखो, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 1s2, मैं 12 ही होता है ना, सोडियम मैग्नीशियम है ना, 1s2 2p6 3s2, यही है। तो Mg+ का लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये सब सब कुछ सेम रहेगा, 3s1 हो जाएगा। Mg+2 का जब लिखोगे, Mg जब +2 लिखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 बचेगा। तो यहाँ तक n = 3 था Mg और Mg+ में, लेकिन जैसे ही तुम Mg+2 किए तो दो इलेक्ट्रॉन तो निकल गए 3s2 वाले, तो ये खत्म हो गया, तो आप n = 2 पर आ गए। और फिर आप Mg+3 अगर करेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 फिर 2p5। तो इसमें और इसमें दोनों में तो n = 2 ही रहा। तो यहाँ से यहाँ आने में, Mg से Mg+2 आने में इसका शेल जो है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो चीज़ है ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा डिक्रीज करेगा। इस वाले चीज़ों में ड्रास्टिक चेंज आएगा। ठीक है। हाँ विनाश, तुम्हारा करेक्ट था, तुम्हारा करेक्ट था। चलो आगे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तुमको, ठीक है? कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन से ही समझ लो, है ना, जो चीजें बता रहे बाबू वही सारी चीजें आएंगी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मेरे कॉपी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है? मतलब मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा। हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे वैरायटी कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? और इनऑर्गेनिक वगैरह में क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है? जैसे मान लो आपसे कभी वो क्वेश्चन पूछ ले Li+ में और Mg+2 में, है ना, लिथियम प्लस, ये लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? अब ध्यान से अगर तुम देखो तो यहाँ पे तो आपने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दिया कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रेडियस जो है वो घटता चला जाएगा, है ना? लेकिन ये बहुत इजीली लगेगा जब आप इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक वन एलिमेंट में कंपैरिजन है ना, एक ही एलिमेंट में कंपैरिजन है, सोडियम का ही सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस का ही सोडियम 2+ है, तो एलिमेंट एक ही है, बस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट है, एक लिथियम पे प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है। हाँ, ध्यान से सुनना। कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, जैसे लिथियम नंबर 2 जो है ये आपका पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, और मैग्नीशियम जो है वो पीरियड नंबर 3 का है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में जस्ट ऊपर नीचे हैं लगातार, है ना? ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है ना? तो ये कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के हैं। तो कभी भी क्वेश्चन अगर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के एलिमेंट्स का आए, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के एलिमेंट्स का आए, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के एलिमेंट्स का अगर आए, तो आप यहाँ पे भी वो रूल लगा सकते हैं कि जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, उसका रेडियस उतना कम होगा, है ना? या आप ऐसे लिख सकते हो कि रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यही तो आप पढ़ कर आए थे।
जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना कम होगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड में है तो, है ना, मतलब लगातार, जैसे ये सेकंड थर्ड था, या कोई क्वेश्चन थर्ड फोर्थ का आ जाए या फोर्थ फिफ्थ का आ जाए, है ना, इस तरीके से लगातार वाले पीरियड के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आप यही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है तो इसका साइज छोटा होगा। तो आप बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ Li प्लस विल बी ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ Mg+2। लेकिन बाबू ध्यान रखना, हम बार बार बोल रहे हैं लगातार वाले में, है ना, लगातार सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ। मान लो एक क्वेश्चन ये सेकंड पीरियड का तुम्हारे फोर्थ पीरियड के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि फिर क्या होगा, है ना, जैसे आप मान लो कि आप Li प्लस का कंपैरिजन करने लगो फिर नीचे के कैल्शियम+2 से, है ना, तो ये आपका सेकंड पीरियड का है और फिर ये आपका फोर्थ पीरियड का होने लगेगा। तो यहाँ पे फिर आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका रेडियस कम होगा, है ना, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे जैसे देखो ध्यान से समझना, यहाँ लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, ठीक है, फिर बेरिलियम के नीचे यहाँ आपका मैग्नीशियम है, फिर मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है। तो ये रहा आपका सेकेंड पीरियड और ये रहा आपका कैल्शियम फोर्थ पीरियड में। तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं आपका साइज जो है वो काफ़ी बढ़ने लगता है ना, नीचे आने से एटम का साइज काफ़ी बढ़ता है ना। तो जस्ट अगल बगल हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, है ना, लेकिन अगर आप बहुत नीचे आ जाओगे, लगातार नहीं है, जैसे ये सेकंड, ये फोर्थ, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एक छोड़ कर आ गए, तो यहाँ पर हो सकता है कि कैल्शियम का साइज बड़ा हो और क्या मतलब कैल्शियम+2 का साइज बड़ा हो और लिथियम प्लस का साइज जो है वो छोटा हो। ठीक है, देर इज पॉसिबिलिटी, इसीलिए क्वेश्चंस वही आते हैं जो आप अपने कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। नहीं तो क्या है, हर एक एलिमेंट, हर एक आयन का एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है, तो डेटा देंगे तो डेटा से बनाएंगे, नहीं तो लॉजिकली वो जो चीज़ क्वेश्चंस पूछते हैं इतने सालों में जो मैंने देखा है वो यही है। तो याद रखना, अगर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मत लगाना। जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि Li प्लस और Ca+2 में कौन कंपैरिजन है, तो आप बोल दोगे कि रेडियस ऑफ Li प्लस बड़ा है रेडियस ऑफ Ca+2 से, तो बाबू ये गलत हो जाएगा, है ना, जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका रेडियस छोटा होगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, अगर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड में है, सेकंड थर्ड है, थर्ड फोर्थ है, फोर्थ फिफ्थ है, तो आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, कितने लोग को चमक गया ये मैंने आपको क्वेश्चन से ही एक पॉइंट बता दिया है ना। ध्यान से जो क्वेश्चंस हम क्लास में कराएं स्पेशली केमिस्ट्री पे, उन पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपको कुछ कुछ सिखाने के लिए ही मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, एक ये क्वेश्चन बाबू थोड़ा ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन है बेरिलियम+2 में और एल्यूमिनियम+3 में। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, पिछले वाले सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। ठीक है, बेरिलियम+2 और एल्यूमिनियम+3 इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम है ना, तो ये सेकेंड पीरियड का है और एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। तो फिर आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के हैं, बोलो है कि नहीं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के हैं। तो फिर आप यहाँ पर अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि रेडियस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू, तो आपका माहौल मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं लगता, इस क्वेश्चन को आप एक अलग तरीके से ध्यान में रखिएगा, यहाँ ऑर्डर उल्टा होता है। यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा, आप लिखते कि रेडियस ऑफ Be+2 ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Al+3, यही लिखते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, लेकिन ये गलत है, आंसर इसका उल्टा होता है। Reba+2 विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3+, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है ना। कैसे पता चला, मैंने आपको कल पढ़ाया था डायगोनल रिलेशनशिप,
डायगोनल रिलेशनशिप। और मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और क्यों शो करता है? क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है। ठीक है, तो बेरिलियम +2 का चार्ज डेंसिटी आता है 5 और Be+2 इज 6.4 आता है शायद, एंड 5 और Al3+ ये 6 आता है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो। तो Be+2 का कितना आया? 6.4। चार्ज कितना है? Be+2 पे 2 चार्ज है, और इसका रेडियस ऑफ बेरिलियम निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ बेरिलियम आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6.4। सिमिलरली ये 6 है, और चार्ज बाई एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 1/2 आ जाएगा। दिस विल बी 0.5, है ना? ये आपका 0.5 जैसा कुछ आ रहा है। और ये देख लो कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 6.4। ये आ रहा है बाबू आपका 0.31 के आसपास। तो बताओ कौन बड़ा निकला? एल्यूमिनियम बड़ा निकल गया ना। एल्यूमिनियम का कितना रेडियस आ रहा है? 0.5, और इसका रेडियस कितना आ रहा है? 0.31। मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने बोला था मेरी बताई हुई हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? हर एक बात जो मैंने आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको कल के ही क्लास में पढ़ाया था डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। मैंने आपको बताया था कि बहुत सा बार ऐसा होता है कि एलिमेंट्स अपने ग्रुप वालों के साथ तो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन साथ साथ में वो अपने अगल बगल वाले एलिमेंट्स के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिमिलर होती है। देखो मैंने उस समय भी बोला था कि इक्वल नहीं होती। यहाँ पे 6.4 है चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितना है? 6 है। ऑलमोस्ट इक्वल है ना? ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो इस चीज को आप बोलते हैं चार्ज डेंसिटी का सेम होना। तो इसके कॉन्सेप्ट से आपको पता चलेगा कि दोनों का जो रेडियस है उसका ऑर्डर जो है वो अलग आ रहा है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के हो तो आप ये वाला रूल लगा सकते हो। सिर्फ बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 में मत लगाना बाबू, क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। मैं कभी भी आपको एक्सेप्शन के नाम पे आपका चूतिया नहीं काटना है ना? कि एक्सेप्शन है, कुछ भी बोल दिया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ पे कुछ डिफरेंट है वहाँ पे प्रॉपर रीजन है। यहाँ पे रीजन डायगोनल रिलेशनशिप का है, चार्ज डेंसिटी का है, उसके कारण ऐसा थोड़ा सा ट्रेंड से दूसरा बिहेवियर आ रहा है ना? तो बाकी कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। कितने बच्चों को चमक गया ये क्वेश्चन तुम एज इट इज एज अ स्पेशल याद रखना। Be+2 और Al+3 में कंपैरिजन आ जाए तो जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसको देख करके आंसर नहीं देते। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया? हाँ, स्पेशल केस जैसा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एनायनिक रेडियाई। ठीक है, एनायनिक रेडियाई मतलब एनायन, और एनायन का मतलब अब इस बार इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब ये आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा? O-। ऑक्सीजन के पास कितने? 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लोगे तो प्रोटॉन तो 8 ही बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9, है ना? अब इसको समझते हैं कि आप कैसे देखेंगे। बस देखो क्या होता है। प्रोटॉन तो बाबू इसके पास कितने हैं बोलो? 8 प्रोटॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्रोटॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन। अब तुम हमको बताओ, 8 प्रोटॉन मिलकर पहले 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। अब 8 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? इस यहाँ से यहाँ जाने में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा?
पिछले बार कैटायन में आपने देखा कि 8 लोग मिलके अब 7 लोग को खींच रहे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जा रहे थे, तो अट्रैक्शन बढ़ जा रहा था। बिल्कुल सही, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे एज कम्पेयर टू 8 प्रोटॉन से 9 इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस का क्या ऑर्डर आना चाहिए, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस देन रेडियस ऑफ O माइनस, उल्टा आ जाएगा, है ना। इस बार चार्ज के बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा आ जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा, और रिपल्शन होने के कारण इनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो चीज़ें दूर दूर भागेंगी, दूर दूर भागेंगी, तो ये होगा। मान लो अब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकाल दें, तो ये हो जाएगा O2 माइनस प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा। अब इसके पास प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, है ना। तो अब भाई यहाँ पे हो गए आपके पास 8 प्रोटॉन, और इधर हो गए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका और कम हो जाएगा, तो इसका रेडियस और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो पिछले बार से ऑपोजिट रिजल्ट आएगा। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, रेडियस उतना बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, रेडियस जो है वो उतना बढ़ता जा रहा था, सॉरी उतना घटता जा रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चमका गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये वाला क्वेश्चन नीट और जेई में खूब आता है ना, बहुत इजी है। और स्पेशली जेई मेंस और नीट के पेपर में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है, एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोलते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोलते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक एलिमेंट, ये मतलब एक ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज है, दोनों के बीच में, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको बोलोगे क्या, कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपैरिजन हो जाए N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, ठीक है, Na प्लस Mg+2 और Al3+। ये मैंने स्पीसीज यहाँ इतने सारे लिख दिए, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 एक्स्ट्रा लिया तो 7 + 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 10। ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 2 एक्स्ट्रा लिया तो 10। फ्लोरीन के पास 9 होता है, 1 एक्स्ट्रा लेगा तो 10। सोडियम के पास 11 होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10। मैग्नीशियम के पास 12, 2 पॉजिटिव तो 2 कम हो गया 10। एल्यूमिनियम के पास 13, 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे कि ये सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर रेफर टू दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कभी अगर आपको इन सब का रेडियस कंपेयर करना हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का अगर आपको रेडियस कंपेयर करना हो, है ना, कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आप क्या करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगा देना कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से रेडियस कम होता है।
तो यानी कि इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। तो आप लिख दोगे RN3-, फिर RO2-, फिर RO-, F-। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा रेडियस, और फिर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम रेडियस। तो इसके बाद फिर आ जाएगा Na+, फिर आ जाएगा Mg+2, और फिर आ जाएगा Al+3। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहे तो सिंपल इतना याद रखना, नेगेटिव चार्ज से रेडियस बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज से रेडियस कम होगा, बस इतना याद रखना और आप आंसर लिख दोगे आराम से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, बहुत, मतलब जो मैंने लिख दिया शायद यही क्वेश्चन बहुत बार आ जाएगा, इसी में से कुछ कुछ आ जाते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन बहुत ईजी भी होते हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं, तो इनको ध्यान से रखना। देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कॉन्सेप्ट है बाबू आपका मेटालिक रेडियाई का। मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो आपने कोवेलेंट रेडियस पढ़ लिया, आयनिक रेडियस पढ़ लिया, अब है मेटल। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से फंडामेंटली सोचना। ठीक है, जनरली क्या होता है बाबू, तो आप आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर आएगा, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि जो भी मेटल्स होता है उनका एक अपना परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है। और मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं तो मेटल के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे कि नहीं, है ना। तुम बस इतना समझ लो कि हर एक मेटल का अपना एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसा होता है। ठीक है, और मेटल्स जो हैं वो जनरली स्टेट से कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड तो होंगे, तो जो मेटल के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मेटल के जो एटम्स होंगे, सॉलिड है तो सॉलिड में हमेशा एटम्स एक दूसरे को इस तरीके से टच करते रहते हैं। तो ये सारे मेटल के एटम्स हैं। मान लेते हैं आयरन मेटल है ना, तो ये सब आयरन के एटम्स हैं और एक दूसरे से क्लोज्ड, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए इन्होंने अपना एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाया है ना। तो ध्यान से, बस हमको तो क्या करना है, हमको तो रेडियस निकालना है। हम एक न्यूक्लियस पकड़ेंगे, दूसरा न्यूक्लियस पकड़ेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, बोलो, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया ज्वाइन। फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बीच से, सिमेट्री, ये। ठीक है, और ये वाली जो चीजें हैं इसको हम बोल देंगे रेडियस ऑफ मेटल, रेडियस ऑफ मेटल। और ये आपका हो जाएगा DMM, दो मेटल एटम के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 2RM विल बी इक्वल टू DMM। तो यहाँ से RM विल बी इक्वल टू DMM/2, इस तरीके से। तो यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत इजी है। मेटल्स जनरली सॉलिड में, बचपन से आप सॉलिड का फोटो ऐसे बनाते हैं, ये मत पूछिएगा कि ये मैंने कैसे बनाया है।
है ना। सॉलिड के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ना। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, जैसे मैंने कोवेलेंट में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये इस बार एग्जाम्पल है किसका, टचिंग सर्कल्स का, है ना, टचिंग सर्कल्स का, है ना। तो सिंपल है, मेटल के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होंगे, एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच का डिस्टेंस ले लो, ये आपको दोनों मेटल के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देगा। फिर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो, फिर इनका आधा कर दोगे तो आपको मेटल के एटम का रेडियस मिल जाएगा। जल्दी बोलो, चमक गया क्या? जल्दी बोलो बाबू, क्लियर है क्या? इतना फोन आता है ना। ठीक है, तो अपना लास्ट बचा वॉन्डर वॉल रेडियस। वॉन्डर वॉल रेडियस, ठीक है। थोड़ा सा वॉन्डर वॉल रेडियस बाबू बेसिकली देखा जाता है कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स में, है ना, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स में, और नहीं तो नोबल गैसेस में, है ना। नोबल गैसेस वही आपका ग्रुप 18 या ग्रुप 0 वाला, है ना। सबसे लास्ट में जो आपके वो थे, है ना, आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सब चीज़, है ना, नोबल गैसेस, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या होता है, क्योंकि जनरली नोबल गैसेस वगैरह क्या होते हैं ना, नोबल गैसेस जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि वो खुद बहुत स्टेबल होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बेसिक फंडामेंटल में, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्यों यहाँ पर बॉन्ड बनाया, क्योंकि अकेले ना हाइड्रोजन स्टेबल था ना क्लोरीन स्टेबल था। तो दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और शेयर करके यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, क्योंकि दोनों में से कोई स्टेबल नहीं था। लेकिन ये कहानी नोबल गैसेस के साथ नहीं है। नोबल गैसेस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। तो अगर नोबल गैसेस बहुत अच्छे खासे स्टेबल हैं तो वो जनरली किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में या मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये एक हीलियम है और ये दूसरा हीलियम है ना। ये मान लेते हैं ये एक हीलियम का एटम है और ये भी एक हीलियम का एटम है। इन दोनों के पास कुछ ना कुछ मास तो है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि दो मासेस के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको आप एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री के दुनिया में वॉन्डर वॉल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉन्डर वॉल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये क्या है? वॉन्डर वॉल फोर्स है ना। जैसे मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, और अट्रैक्ट करके ये दोनों एक दूसरे को मिनिमम डिस्टेंस पे स्टेबलाइज किए हैं, है ना। जैसे मान लो ये दूर भागने की कोशिश करेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करके अपने पास ले आएगा, ये दूर भागने की कोशिश करेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि अगर इससे ये नजदीक आने लगेंगे तो रिपल्शन चालू हो जाएगा, रिपल्शन चालू हो जाएगा तो ये दोनों फिर दूर भागने लगेंगे। इसका मतलब आप इस तरीके का कोई चीज है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डी मिनिमम है ना। मिनिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ये एक दूसरे से क्या है? स्टेबलाइज्ड है। इससे दूर जाएंगे तो अट्रैक्ट करके यहाँ आ जाएंगे, और इससे नजदीक आएंगे तो रिपेल करके यहाँ आ जाएंगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे से इस डिस्टेंस पे मस्त स्टेबलाइज है। ये चीज कितने लोग को समझ में आ गया? हाँ, जेनॉन को छोड़ के, जेनॉन की बातें की जाएंगी बाबू, डोंट वरी। जेनॉन जो कंपाउंड्स बनाता है वो क्यों बनाता है, किन के साथ बनाता है, सारी बातें डिस्कस होंगी लेकिन समय आने पर। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। ये कितने लोगों को समझ में आ गया?
यहाँ पर इसके इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो रहा, यहाँ कहीं कैटायन और एनायन नहीं है, आयनिक कंपाउंड की तरह कोई कैटायन और एनायन नहीं है, बस हीलियम का एक एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम है ना, जैसे हीलियम गैस होगा, है ना, जैसे हीलियम एक गैस है। ठीक है, तो जब तुम हीलियम गैस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि हीलियम गैस के अंदर जो हीलियम एटम्स होंगे वो एक दूसरे से मिनिमम एक डिस्टेंस पे स्टेबलाइज है, ना वो इस डिस्टेंस से कभी नजदीक आते हैं और ना इससे कभी दूर जाते हैं। तो मैंने उसी चीज का एक एग्जाम्पल लिया है, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन से यहाँ आ जाएंगे और नजदीक आने लगेंगे तो रिपल्शन होने लगेगा, तो यहाँ पर आएगा। बाकी बाबू वॉन्डर वॉल फोर्स और इसके अंदर जितने भी वीक तरीके के फोर्सेस होते हैं हम लोग फुल डिटेल में कवर करेंगे, 2 से 3 दिन हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इन सब के बारे में, है ना, समय आने दो, टाइम बिंग के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो अब इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी एच ई एच ई, ठीक है। तो अब हमको रेडियस निकालना है, तो हम तो फिर वही करेंगे, बीच वाला लाइन पे आ जाएंगे, और बीच वाले लाइन पर आ जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा या ये जो डिस्टेंस निकलेगा उसको हम बोलेंगे आर एच ई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर एच ई विल बी इक्वल टू डी एच ई एच ई। तो यहाँ रेडियस ऑफ हीलियम हो जाएगा डी ऑफ एच ई डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ पे ये टचिंग सर्कल्स का एग्जाम्पल था, आप यहाँ पे बोल सकते हो सर्कल्स आर नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये जो सर्कल्स हैं ये ना ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जैसे कोवेलेंट में कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे स्टेबलाइज होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तुम हमको कंपेयर करके बताओ कोवेलेंट रेडियस में, मेटालिक रेडियस में और वॉन्डर वॉल रेडियस में, है ना। इन 3 रेडियस में हमको कंपेयर करके बताओ कि क्या आएगा, कौन सबसे बड़ा होगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन सबसे छोटा होगा, इस तरीके से बताओ। मैंने आपको तीनों रेडियस पढ़ाए और मैंने आप हमको बताइए कि जनरली कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और वॉन्डर वॉल रेडियाई में कौन बड़ा और कौन छोटा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। बहुत ध्यान से देखो, सोचो कि क्या पढ़ाया गया है और उसके हिसाब से आंसर बताओ। नहीं संजीत, गलत है। अविनाश आंसर बताओ। अविनाश आंसर बताओ। क्या होगा यार, देखो ये कैटायन है, ये एक आपका कोवेलेंट है, ये मेटालिक है और ये वॉन्डर वॉल है। आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं। कोवेलेंट रेडियाई इस तरीके का होता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। मेटालिक रेडियाई में सर्कल्स टच कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे में दूर होते हैं। हर बार तो आप यही करते हैं कि सबका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं और फिर आप उसको डिवाइड करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, 2 से डिवाइड करते हैं, सब में 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। ये मान लो जैसे एच एच है तो आप यहाँ पे रेडियस ऑफ एच क्या लिखते हो, डी एच एच बाई 2। यहाँ पे आप रेडियस ऑफ एम क्या लिखते हो, डी एम एम बाई 2। और यहाँ पर आप वॉन्डर वॉल रेडियाई को क्या लिखे थे, डी एच ई हीलियम हीलियम डिवाइडेड बाई 2।
तो बस तुम खुद सोच के बताओ कि ये डिस्टेंस सबसे बड़ा किस में आ रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में ये डिस्टेंस सबसे बड़ा आएगा। ये एक दूसरे को टच नहीं, ये टच कर रहे, इसके बाद ये आएगा, और ये तो इंटरसेक्ट कर गए, तो ये डिस्टेंस सबसे छोटा इसमें होगा, ये बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा। तो सबसे बड़ा रेडियाई कौन सा होगा? वॉन्डर वॉल, उसके बाद मेटालिक, और उसके बाद कोवेलेंट। सबसे बड़ा वॉन्डर वॉल रेडियाई। अरे ये लेंथ जिसका बड़ा होगा, सबको तुम टू टू से डिवाइड कर रहे हो, तो ये लेंथ जिसका सबसे बड़ा होगा उसका रेडियस भी सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, इसलिए हम बार बार ये चीज लिख रहे थे, टचिंग सर्कल्स, ये सर्कल्स, वहां पीछे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लिखा था, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इसके आगे अभी एटॉमिक रेडियस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम लोग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स वगैरह पढ़ेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में। और एक दो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स आएंगी वहाँ पे भी, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, थैंक यू।